4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के फोर्ब्सगंज में फणीश्वरनाथ का जन्म हुआ। रेणु जो है आप कह सकते हैं कि रेणु का मतलब होता है धूल का कण, जो मिट्टी का एक तिनका आप रोशनी में देखते हैं रेणु। तो रेणु जी जो है वो मिट्टी के कण की तरह अपनी कहानी से चिपके रहे और उनकी कहानी का जो वृत्तांत, उनकी कहानी का जो नैरेटिव है वो उनसे चिपका रहा, तो कभी दोनों अलग नहीं है। नेपाल के विराटनगर जो कि फोर्ब्सगंज से सटा हुआ है, वहीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। नेपाल में अपने आवास के दौरान उनकी नजदीकियां कोइराला परिवार से भी बढ़ी। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के साथ ये नेपाल चले गए और वहीं रहना शुरू हुआ। आदर्श विद्यालय तभी नेपाल में था कृष्ण प्रसाद कोइराला जी का, जो बीपी कोइराला के पिताजी थे, तो वहीं पढ़ना लिखना इसका हुआ। और राजनीति का चस्का कहिए, लेकिन साहित्य चस्का, इसको साहित्य के ओर इसका झुकाव ज़्यादा गया और राजनीति की तरफ कम। जब वो नेपाल में राजशाही वाला संघर्ष चल रहा था तो उसमें भी वो थे, तो नेपाली और वहाँ की जो पुलिस थी ने जब उनको पकड़ लिया तो वो उनके रेणु के बालों को मुट्ठी में पकड़ के दीवार से मारते थे। तो उस वक्त रेणु ने लिखा कि उस वक्त मुझे बड़ा कष्ट होता था, तब मुझे लगता था कि मैंने अपने इतने लंबे लंबे बाल क्यों रखे, अगर छोटे बाल होते तो पुलिस उसको खींच के वो मुझे इतना प्रताड़ित नहीं कर सकती। विराटनगर के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वो इंटरमीडिएट हुए। ये वक्त स्वतंत्रता संग्राम का था। फणीश्वरनाथ ने अपने कलम को बनाया अपना अस्त्र और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़े। ऐसे में फणीश्वरनाथ आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के वो नए सूरज बने जिन्होंने ग्रामीण भारत पर एक नई रोशनी डाली अपने लेखन पर। और जब भी कोई गांव के बारे में जानना चाहता है तो सबसे ऑथेंटिक जो किताबें हैं वो रेणु के हैं। उनके गांव जो हैं वो गांव कोई बदले नहीं है। वहाँ पे जैसे शहर में लाइट आ गई, अभी भी आप जाएंगे गांव में तो बहुत सारे गांव ऐसे कि लाइट वहाँ अभी 2 ही घंटे आती है। वहाँ पे वैसे ही पॉलिटिक्स है, जो गांव की जो राजनीति है आपस में कि चाचा का लड़का मामा का लड़का, वो बिल्कुल वैसे ही है। जो आपस में लड़ते हैं, आपस में छोटी छोटी चीज़ के लिए बात होती है, वहाँ पे वैसे ही सास बहू को अभी भी परेशान कर रही है, जबकि वही सब झेल के वो आती है। तो इसीलिए जब भी किसी को अभी भी हिंदुस्तान में गांव समझना है तो उसको फणीश्वरनाथ रेणु को ही पढ़ना चाहिए और पढ़ना पड़ता है। और अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं इस तरीके से कि जब हम लोग एक लेवल अचीव कर लेते हैं, जैसे स्कूल में हमने प्रेमचंद पढ़ा, एक कहानी पढ़ी, तो जब भी वो प्यास बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं बिना रेणु के हुए आप वो कहानी पूरी होती नहीं है। हिंदुस्तान में कभी भी आप शॉर्ट स्टोरी या नॉवेल, तो वो ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि जब भी कोई वो क ख ग जैसे है कि आपने क से प्रेमचंद पढ़ लिया तो रेणु को आपको ख पे आना ही पड़ेगा या ग पे आना पड़ेगा, कहीं पे उनका नंबर लगेगा, वो बिना उनके बात पूरी नहीं होती। इसीलिए वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और इसीलिए उनकी किताबें उतनी बिकती भी हैं। अब तक हिंदी साहित्य में खरी बोली का प्रयोग होता था, लेकिन फणीश्वरनाथ ने इसी खरी बोली में प्रादेशिक लहजा मिलाकर एक नए प्रकार को जन्म दिया, जिसे आंचलिक उपन्यास के नाम से जाना गया। फणीश्वरनाथ के लेखन में ये बोली बहुत स्पष्ट झलकती। रेणु जो है मेरे लिए वो कहानीकार, लिखने वाला उपन्यासकार उतने वो नहीं है जितने बड़े कि वो किस्सा गुण है। वो कथावाचक की तरह बिना देर लगाए आपको अपने कथा के संसार में ले जाते हैं और वो कथा का संसार भौगोलिक रूप से भी अलग होता है, वर्णन के रूप में भी अलग होता है, वाचिक रूप में भी अलग होता है, उसकी भाषा, उसके शब्द संरचना, वाक्य विन्यास वो पूरी तरह से अलग होते हैं। तो एक तरह से अगर आप कहें तो एक तरह से वो एक अनोखी दुनिया होती है। इसीलिए वो आंचलिक दुनिया आज भी अनपैरेलल है जो रेणु के यहाँ आया। जैसे उदाहरण के लिए कि वो अपने बड़े नैरेटिव के बीच में माहौल बनाने के लिए इस तरह का फ्रेज लेते हैं, धागड़ गड़दा, आजा भिड़ जा, उठा पटक दे, चटाक चढ़दा। लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे तो लगेगा तो कविता का टुकड़ा है। हाँ, ये उस इलाके की कविता का ही टुकड़ा है जिसको उन्होंने उठा के अपने कथ्य में रखा है। क्या आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के गोदान के बाद हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख उपन्यास कौन सी मानी जाती है? फणीश्वरनाथ द्वारा लिखी
मैला आंचल। प्रेमचंद ने जहाँ पे कहानी छोड़ी थी, फणीश्वरनाथ रेणु वहीं पे कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि प्रेमचंद की कहानी में शुद्ध हिंदी पात्र बोल रहे, पात्र जो थे वो शुद्ध हिंदी बोल रहे होते थे, जबकि रेणु की कहानियों में पात्र अपने जैसी उनकी जबान थी वही बोल रहे थे। जैसे कि उनके मैला आंचल में वो जब कैरेक्टर बोलता है, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम नहीं बोलता है, वो लुमिनिया बोलता है। वो जैसे लाइब्रेरी को लाइब्रेरी नहीं बोलता है, वो रायबरेली बोलता है। ये सारी बातें, जैसे वाइस चांसलर को वाइस चांसलर नहीं बोलता, वाइस चांसलर बोलता है। ये सारी बातें उस समय कोई ना कोई लोग बोल रहे होंगे, तभी रेणु उसको पकड़ पाए, और वो बिल्कुल वैसे के वैसे उन्होंने उतार दिया। इसीलिए जो वो दुनिया प्रेमचंद की थी, जो कहानियों की दुनिया थी, रेणु के समय में वो और खुल के हमारे सामने, और वो जैसे कोई धूल उसकी और ज्यादा साफ कर दे और बिल्कुल क्लियर कर दे पिक्चर हमारे सामने। तो रेणु के सामने वो कहानियां हमारे लिए वो दुनिया खोलती हैं, और वो दुनिया में स्पेशली गांव। उन दिनों हम लोग हाई स्कूल के छात्र थे। फिल्मी कलियाँ, फिल्मी दुनिया, ये सब बुक स्टॉल पर हम लोग लेते थे, वही पढ़ते थे। तो एक बार जिस रूम में हम लोग रहते थे, एक विद्यार्थी और था, बाबूजी का भांजा उमेश विश्वास। तो हम लोग फिल्मी कलियाँ, फिल्मी दुनिया बड़ी पढ़ते थे। तो पिताजी एक रोज संजोग से चले गए रूम में देखने के लिए कि क्या क्या भी लोग मैंने पढ़ रहा है, क्या मैंने तैयारी है इस सब का। तो वहाँ तो फिल्मी कलियाँ, फिल्मी दुनिया, राजेश खन्ना का वो तस्वीर हम लोग दीवार पर लटका के रखते थे, राजेश खन्ना, बबीता का। तो बाबूजी हम लोगों को पूछे कि तुम लोग हम जो लिखे हैं उसको पढ़े हैं? तो सच्चाई ये है कि हम लोग अपने शहर फारिजे में जाते थे तो बुक स्टोर पर देखते थे कर्नल रंजीत, गुलशन नंदा, लगता था कि ये बहुत बड़े लेखक हैं जो लिखा और फिल्म बन गई। और पिताजी कैसे लेखक हैं कि कहीं स्टोर पर नहीं था भी नहीं किताब उतार। तो हम लोग मानते थे कर्नल रंजीत और गुलशन नंदा को भी बहुत बड़े, माने साहित्यकार नहीं है, ये साहित्य की भाषा हम लोग जानते ही नहीं थे। हम लोग ये जानते थे बहुत बड़े लेखक हैं। तो पिताजी हम लोगों को मैला आंचल दिए कि इसको पढ़ो, और मैला आंचल हम लोग करीब एक सप्ताह तक लगातार दोनों आदमी ज्वाइंट पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद हम दोनों में से तय किए कि पिताजी को पूछेंगे। वो पूछने वाली बात ये थी कि उसमें जो डॉक्टर है, डॉक्टर प्रशांत, उसका जो चरित्र है, उसका जो कैरेक्टर है, वो पिताजी से मिलता जुलता था। तो हिम्मत बांध के हम लोग दोनों आदमी गए और किताब रख दिए। तो पूछे अपनी भाषा में, भाग लो पढ़ लो। तो बोले हाँ। तो हम मेरे मुंह से निकल गया कि आप कभी डॉक्टरी भी किए हैं? मैं अपनी भाषा में बोले। तो एक मिनट गुम होने के बाद कुछ नहीं बोले, बड़ी गौर से हमको देखे हुए बताया कि समय आने पर पता चलेगा तुमको कि हम डॉक्टरी किए थे कि नहीं। तो साहित्य पढ़ने का मतलब एक तरह से सुझाव वो पिताजी का देन है। उन्होंने जो अपना हीरो बनाया, किसी कैरेक्टर को नहीं बनाया, उन्होंने मेरीगंज गांव को ही हीरो बना दिया। अब वो गांव देख रहा है पूरा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और एक जो उस समय के समय में ज़रूरत थी कि हमारा जो हीरो है वो ऐसा, हम सारे लोग उसी हीरो को पसंद करते हैं जो रुक के लड़ता है, जो भाग जाता है वो हमारे लिए हीरो नहीं होता है। तो उनका जो हीरो प्रशांत था, जो मैला आंचल में, वो आखिरी में जो डॉक्टर था, वो रुकता है और कहता है कि नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं यहीं सेवा करूँगा। और यही हम लोग भी चाहते हैं ना कि हम भाग ना जाएं, जो भी समस्या है उसका सामना करें। तो ये उनको एक अलग अलग लेवल पे ले जाके खड़ा कर देता है रेणु को, हमारे समाज के हिसाब से और उस समय की राइटिंग के हिसाब से। फणीश्वरनाथ समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में सोचते थे और लिखते थे। उनकी कहानी में ग्रामीण भारत की झलक होती थी। ये बात प्रशंसा भी देती थी और बेचैनी भी। जहां 1970 में उनकी कहानी ने उन्हें पद्मश्री दिलवाया, वहीं 1975 में उसी राष्ट्रीय सम्मान को लेकर उन्होंने एक कड़ा कदम उठाया। जहां देश में चारों ओर अशांति है, बेचैनी है, हर ओर हाहाकार मचा हुआ है, दुख है, वहां पर मैं सुख कैसे भूल सकता हूं?
मैं अपना पद्मश्री वापस लौटा दूंगा। इस इमरजेंसी के मैं खिलाफ हूं और पद्मश्री लौटाना ही इस इमरजेंसी का रोकने का एकमात्र उपाय है। जिस दिन देश में संपूर्ण शांति होगी वही मेरा सम्मान होगा। दरअसल में जेपी को लाठी लगी थी पटना के गांधी मैदान में। उस आंदोलन में पिताजी भी शरीक थे। तो पिताजी को लगा कि लोकतंत्र का इतना बड़ा प्रहरी जयप्रकाश नारायण जी कोई अपनी मांग या अपनी स्वार्थ के लिए ऐसा कोई आंदोलन नहीं कर रहा, ये तो जनहित के लिए आंदोलन है। और ऐसे क्रांतिकारी योद्धा को इस तरह से बुरी तरह पिटना, लाठी से पिटवा देना, जब एक तरफ आप लोकतंत्र का प्रहरी पर वार करते हैं, दूसरे तरफ लोकतंत्र के प्रहरी को आप सम्मानित किए हैं, तो इससे अच्छा है कि ये सम्मान मुझे नहीं चाहिए। इसलिए जेपी को लाठी लगने के कारण पिताजी उद्वेलित होकर राष्ट्र सम्मान में कहिए, मानव सम्मान में उन्होंने पद्मश्री को वापस किया, पापश्री करके। अपने पूरे जीवन काल में फणीश्वर नाथ रेणु केवल समाज के लोगों की भलाई के बारे में सोचते और लिखते। इसलिए जब 1975 में इमरजेंसी घोषित की गई तब तुम लोगों का हक तुम्हें मिलकर रहेगा। लेकिन कैसे बाबू, कौन सुनता है हमारे दुख? वो सुनेंगे भी और कदम भी उठाएंगे। मैं लिखूंगा तुम लोगों की तकलीफों के बारे में। देखते हैं सरकार कैसे नहीं सुनती है। पूरे गांव वालों को इकट्ठा कीजिए और उनको बोलिए कि हम लोग सरकार के खिलाफ एक यात्रा निकालेंगे और इसका लेखन मैं अपने लेख में करूंगा ताकि पूरी जनता को इस बारे में पता लगे। पराधीन भारत से लेकर स्वाधीन भारत तक रेणु बस लिखते रहे। उस समय देश में जो हवा चल रही थी उसके साथ बहकर उन्होंने अपनी कलम के जरिए आंधियों का भी रुख मोड़ दिया था। हाँ, ये बात है कि उस दौरान वो थोड़े थके होंगे, लेकिन हारे कभी नहीं। क्या था उनमें, क्या था उस संघर्ष के दौरान जो रेणु को सुकून देता था? देखिए, उनका कनेक्ट करने का जो धागा है वो उनके पात्रों का मन है, उनके पात्रों की बनावट है। उनके हीरामन के हाथ में अगर मोबाइल होता तो भी वो हीराबाई को फोन नहीं करता, वो नहीं सताएगा। वो जानता है कि अभी मैं अनाधिकार कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी दुनिया नहीं है। तो वो विज्ञान के युग में हो, मंगल ग्रह पे हम जा रहे हैं, उसी युग से उनके पात्रों के मन का कोई लेन देन नहीं। वो लाल पान के बेगम की दुनिया हो, उनके मर्दंगिये का जो मर्म है वो हो, उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है जिसमें आप ये कह दें कि नहीं ये तो बदल गया और कहानी पुरानी हो गई। हालांकि हम लोग व्यक्तिगत तौर से ये कामना करते हैं कि प्रेमचंद का गोदान जो है आउट ऑफ डेट हो जाए, क्योंकि किसानों की समस्या हल हो जाएगी। हमें चाहते हैं कि महिला अंचल आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि उस अंचल की समस्याएं बदल जाएंगी। बावजूद उसके जैसे महाभारत आज भी कनेक्ट करता है, आज भी द्रौपदी की समस्या जुड़ती है, आज भी विदुर की तकलीफ, आज भी अर्जुन की वजह भी कनेक्ट करते हैं। वैसे रेणु के जितने भी पात्र हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से इतने सुगठित हैं, उनमें समय और युग का कोई भेद और फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही एक्ट करेंगे। वो बदलने वाले पात्र नहीं है और वो परिस्थितियों बस ऐसे नहीं है, वो आंतरिक संरचना उनकी ऐसी है। अगर वो मुंबई भी आ जाए करेक्टर, या करेक्टर कहीं और भी चले जाए, तो भी उनकी कनेक्ट की दिक्कत नहीं है, वो उसी तरह से आधुनिक और समकालीन बने रहेंगे। ये जो डिक्शन पकड़ना असल में यही उस कहानी को, उसमें चार चांद यही चीज़ लगाती है असल। वरना तो आप कमरे में बैठ के भी वो कहानियां कह सकते थे कि भाई ये राजनेता बेकार है और ये आदमी अच्छा और ये बेकार है। ये वो बेकार क्यों है और बेकार कैसे होता है, या अच्छा क्यों है और अच्छा कैसे होता है, वो उसके हाव भाव, बोल चाल, सब कुछ से समझ में आता है। वो कैसे आंख दिखाता है, वो कैसे दूसरे को घूरता है, ये सारी बातें पकड़ना, वो केवल आप भाषा पकड़ना नहीं है, उस पूरे चरित्र को पकड़ना है। और जितना बेहतर आप उसके चरित्र की भाषा को पकड़ेंगे, आप उसके चरित्र को पकड़ लेंगे।
जैसे कोई घूरते हुए जब चिल्लाता है या गुस्सा होता है, तो जैसे कई लोग गुस्सा होते हैं तो हंसने भी लगते हैं, कई लोग गुस्सा होते हैं तो उनको आंसू भी आ जाता है, तो वो हमें बताना पड़ेगा ना। और इसीलिए वो बहुत अच्छा है कि वो उसको उसी भाषा में पकड़ पाए जो उसका ओरिजिनल रॉ फॉर्म है। अदरवाइज तो सब उसमें फिर दिमाग लग जाएगा ना। ये कोई भी कलाकारी नहीं करनी है, वहाँ लिखना नहीं है, वहाँ पे जो हूबहू है उसको उतार देना, वही लिखना है, और वही तभी ईमानदारी के साथ कर पाएंगे। और वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया, वो उसको अलग लेवल पे लेके गए, और बाकी उन लोगों ने नए जो राइटर्स हैं उनके लिए भी रास्ता खोला कि हम उसी भाषा में बात करें। ऐसा ना हो कि वो अच्छा गांव का आदमी है तो वो वैसे ही बोलेगा, ये स्टीरियोटाइपिंग नहीं, वो क्या बोलेगा वो भी हमें बताया, और उसने हमारा मज़ा दुगना 4 गुना 10 गुना किया उन चीज़ों का, उसको समझने का, वो कैसे क्या चीज़ें हो रही थी। जहाँ समाज जागरूकता रेणु का मकसद था, वहीं प्रकृति के प्रति प्रेम की प्रेरणा थी, और यही वजह हो सकती है कि उन्हें ग्रामीण जीवन बहुत अच्छा लगता था, और वहाँ प्रकृति की कोई कमी नहीं थी, और इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी किताब में भी किया। उनका जो कहानी सुनाने का ढंग है वो एकदम अनोखा है, और सुनाने के बाद पकड़ लेने का, आपके भीतर में कुछ उत्सुकता बनी रहती है कब क्या हो, चाहे वो उनकी कहानियां तीसरी कसम में हो या महिला अंचल का वर्णन हो, वो आपको छोड़ता नहीं, आपको लगता है कब क्या हो, क्या हीरा मन जो है वो हीराबाई का मेल हो जाएगा, या तीसरी कसम खाने को बात होगा कहानी में बहुत देर के बाद, या आप लगातार महिला अंचल में इस उत्सुकता में बने रहते हैं कि डॉक्टर और उसकी दुनिया कैसे बदलेगी, या वहाँ के किसानों और वहाँ के लोगों के जीवन में अब क्या घटने वाला है। मेरे लिए उनका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर जो है तीसरी किस्म का हीरा मन है, और वो इसलिए क्यों कभी भी आप बोल सकते हैं कि कुछ पाने के लिए छल छल में नहीं है, उसको नहीं चाहिए, जो उसका नहीं है वो उसको नहीं चाहिए, वो कानून तोड़ करके रात में बांस भी नहीं लादने को तैयार है, वो कस्में खाने में यकीन करता है, वो थोड़ा सा पुरानी नैतिकता का आदमी है कि नहीं यार अब मैं ये नहीं करूँगा, नहीं अभी मैं नहीं करूँगा, जिसमें अंत में जाकर वो कहता है कि किसी थिएटर वाले से कोई मेल मुलाकात नहीं करनी है, ये मेरी दुनिया नहीं है। उसकी जो साफ दृष्टि है, ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं जहाँ हूँ मैं गलत जगह हूँ, यहाँ से मैं कब निकल पाऊँगा, कैसे निकल पाऊँगा, इस याद पर हमेशा रहता है, और दुविधा में नहीं है। कभी भी वो दाएं बाएं शॉर्टकट लेकर के कोई काम करने में उसका कोई यकीन नहीं, इसलिए वो मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसको मैं जानता हूँ। सत्यनाथ भादुड़ी को अपना लेखन में तो गुरु माना। हम आपसे जिक्र कर रहा था कि उनको बंगला बहुत अच्छी आती थी, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो जन्मना बंगाली थी, और प्रेम विवाह था। वास्तव में रेणु बहुत बीमार पड़े थे, और जो उनकी दूसरी पत्नी थी बंगाली, उनका नाम था लतिका। तो वो जिस अस्पताल में भर्ती थे उसी अस्पताल में नर्स थी लतिका जी। उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, और दोनों में आकर्षण हुआ, और उन्होंने उनसे विवाह किया। उनसे उन्हें कोई संतान नहीं थी, संतानें उनको पहली पत्नी से ही थी। तो बंगला संस्कृति भी रेणु के अंदर रची बसी थी। और मैं रेणु आपको बताऊं कि रेणु बहुत शौकीन आदमी थे। शाम के वक्त जब अपने घर से निकलते थे तो बढ़िया सिल्क का कुर्ता, शांतिपुरी धोती, पंप शू, उत्तम क्वालिटी का सेंट, और सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये थी कि जो उनके बाल थे वो कंधे से कुछ नीचे आते थे। धर्मयुग में जब संपादक धर्मवीर भारती थे तो एक परिचर्चा छपी थी, मुझे अभी भी याद है, कम से कम 40 साल 45 साल हो गए। ऐसे लेखक जो बहुत लंबे बाल रखते हैं, तो रेणु के बारे में जो परिचर्चा हुई थी उसका शीर्षक था छेड़ो ना मेरी जुल्फें सब लोग क्या कहेंगे, और रेणु इस बात में बहुत हंसे थे। लेकिन अपने इस अनोखेपन की वजह से रेणु आज भी अनपैरेलल बेजोड़ है। फणीश्वरनाथ रेणु एक उत्कृष्ट लेखक, एक निस्वार्थ समाज सेवी और एक बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य थे। अप्रैल 11, 1977 को उनका निधन हो गया, वो हमसे जुदा हो गए, लेकिन उनकी लिखी हुई कहानियां आज भी हमें उनके होने का एहसास कराती हैं। हम उन्हें
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सम्मानित करके खुद सम्मानित होते हैं। आज के एपिसोड में बस